तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे आज कि फंक्शंस किस तरह अपने खुद के फंक्शंस बनाए, क्योंकि बने बनाए फंक्शंस हमने बहुत सारे इस्तेमाल किए। इसमें प्रिंट है, आईओ डॉट राइट है, आईओ डॉट रीड है। ये सारे बने बनाए फंक्शन से आज हम अपने खुद के फंक्शंस बनाएंगे और पैरामीटर्स इनपुट्स वगैरह के बारे में सीखेंगे और रिटर्न के बारे में। तो विजुअल स्टूडियो कोड में चलता है। ये विजुअल स्टूडियो कोड है। कल हमने कुछ कोड लिखा था तो शुरू से करते हैं। CLS से अपना टर्मिनल क्लियर किया और यहाँ पर हमारी सारी फाइल जा रही है। यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं। इस फाइल का नाम मैं रखता हूँ फंक्शन 0.lua। और सिंपल यहाँ पर हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर फंक्शन 0.lua की फाइल बनाई और यहाँ पर इस वाली फाइल के नाम में फंक्शंस है और इसमें सिर्फ फंक्शन है तो इसलिए एरर आ गया। इसका नाम से कर देते हैं फंक्शंस और ये फाइल चल गई हेलो वर्ल्ड। हम क्या करेंगे, जिस तरह प्रिंट ही एक फंक्शन है, हमने आईओ डॉट रीड देखा, आईओ डॉट राइट देखा, बहुत सारे फंक्शन देखे। हम खुद का एक फंक्शन बनाएंगे ताकि, लेकिन हम ये भी समझेंगे कि फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फंक्शंस बनाने के लिए सबसे पहले आप फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपने अपने फंक्शन को नाम देना है, फंक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फंक्शन के पैरामीटर्स, हमने देखा था कि ये दो डैश जो है इसके बाद मैं कुछ भी लिखूंगा वो सब एक कमेंट कंसिडर होगा। वो सब कंप्यूटर इग्नोर कर देगा, उसको रन नहीं करेगा। तो फंक्शन नेम बहुत ज़रूरी है उसको कॉल करने के लिए, उसको चलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। जिस तरह मैं प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मुझे नाम ही ना पता हो प्रिंट और मैं कुछ और नाम लिख रहा हूँ, तो जैसे राइट लिख रहा हूँ मैं, तो वो नहीं चलेगा ना। तो फंक्शन का नाम पहली बात बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फंक्शन के पैरामीटर्स वो क्या होता है थोड़ी देर में देखते हैं। उसके बाद फंक्शन की बॉडी और फिर फंक्शन की रिटर्न टाइप। तो ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फंक्शन के लिए। और इनका मतलब क्या है बारी बारी देखते हैं। पहले तो मैंने यहाँ फंक्शन कीवर्ड लिख दिया, इसका मतलब लुआ समझ जाएगा कि यहाँ पर मैं कोई फंक्शन डिफाइन करने चाह रहा हूँ। फंक्शन रीयूजेबल लाइन ऑफ कोड है, यानी अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ये प्रिंट का फंक्शन है, हमने देखा था इससे हम मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। मैंने लिखा फंक्शन प्रिंट और यहाँ पर कुछ प्रिंट का फंक्शन बना हुआ है और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कुछ काम हुआ हुआ है और फिर कुछ काम हुआ है, फिर कुछ काम हुआ है। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब हम समझते हैं ये कोई बहुत ही पावरफुल कोड लिखा हुआ है और ये जो कोड है ये दरअसल कोड है स्क्रीन पे कुछ भी लिखने का। हमने तो क्या किया, सिर्फ प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल किया ना, हमें तो नहीं पता उस प्रिंट के फंक्शन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो अब अगर हमें ये 3 लाइन ऑफ कोड, अब हम अज्यूम करते हैं कि वो 3 लाइन का कोड है, अगर हमें 3 लाइन का कोड बार बार लिखना पड़े सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए या फिर हेलो यूजर प्रिंट करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा ना। तो इस काम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही बार फंक्शन लिख देते हैं और फिर बार बार हम उस फंक्शन को कॉल कराते रहते हैं प्रिंट प्रिंट लिख लिख के। हमें ऐसा नहीं करना पड़ता कि हमें प्रिंट करना है तो बार बार ये 3 लाइन ऑफ कोड हमें लिखना पड़ेगा, फिर दोबारा लिखेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे सिर्फ प्रिंट करने के लिए। तो हमारा कोड जो है बहुत बड़ा हो जाएगा और फालतू का लंबा हो रहा है। तो हम कोड को कम करने के लिए, अपनी मेहनत को थोड़ा बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम ये फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप इस तरह बोल सकते हैं कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा, मैं इसका नाम बताऊंगा। हम अपने फंक्शन का नाम स्टार्टिंग में रखते हैं ग्रीट और ये फंक्शन एंड होगा किसी न किसी टाइम पे आके। और उसके बाद मैं यहाँ पर इस फंक्शन में जो मर्जी करना चाहूँ, जो भी मैं लाइन्स ऑफ कोड लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। इस फंक्शन के अंदर मैं किसी दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ। करके देखते हैं।
मैंने सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने फंक्शन तो पूरा डिफाइन कर दिया है और कोई एरर भी नहीं आया, फंक्शन भी सही है। मैंने इस फंक्शन के अंदर इसका नाम दिया ग्रीट, दो ब्रैकेट्स लगाए क्योंकि हमें पता है वेरिएबल्स और फंक्शन में कुछ फर्क होता है। और फिर हमने क्या किया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया। यानी ये फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन की मदद से स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। लेकिन हमें पता है कि कोई भी फंक्शन, जब भी हम कोई फंक्शन लिखेंगे वो फंक्शन नहीं चलता जब तक हम उसका नाम लिख के ब्रैकेट्स लगाएं, यानी हम उस फंक्शन को कॉल ना कर लें, उस फंक्शन को रन ना करें। तो फंक्शन रन कैसे करते हैं या फंक्शन कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन का नाम लिखते हैं और दो ब्रैकेट्स लगा देते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन करूंगा, यहाँ पर एक एम्प्टी लाइन प्रिंट हो गई, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखा है, मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा है। मैंने इस फंक्शन का नाम तो लिखा ही नहीं जो मैंने बनाया। कॉपी करते हैं और इसके नाम से रिप्लेस करते हैं। अब क्या होगा, अब प्रिंट फंक्शन नहीं बल्कि ये वाला फंक्शन चलेगा। तो सेव करते हैं और हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने प्रोग्राम में 3 या 4 बार ग्रीट करना पड़ता और मेरा इस तरह लिखा आता है ग्रीट, देखते हैं, और हेलो वर्ल्ड इस तरह लिखा आता है और मुझे 4 या 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो मैं क्या करता, इस लाइन ऑफ कोड को कितनी बार लिखता? अगर मुझे 4 दफ़ा प्रिंट करना है तो 8 दफ़ा लिखता और इस तरह करता, सेव करके रन करूंगा, तो अब 8 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। लेकिन फंक्शन की मदद से क्या हुआ, मैंने इसको एक ही बार लिखा और उसके बाद सिंपल इस फंक्शन का नाम 4 बार लिख दिया। अब क्या होगा, मैं सिर्फ सेव करूंगा, रन करूंगा और मैंने कितनी सारी लाइन ऑफ कोड बचा लिया, सिर्फ अपने इस फंक्शन कीवर्ड की मदद से, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड की वजह से। और अगर मुझे इसको 10 बार प्रिंट करना है तो भी कोई मसला नहीं है। और अगर मुझे इसको 50, 100, 200 मरतबा प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर एक और टेक्निक इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि लूप है, जो हमने पिछले सेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस करी। तो लूप भी एक टेक्निक है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर मुझे किसी और फाइल में भी, हम अभी देखेंगे कि अपने फंक्शन को इस फाइल से और फाइल्स में कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं इस फंक्शन को दूसरी फाइल में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये तो बहुत छोटा सा फंक्शन है, 2 लाइन्स का फंक्शन है। अगर इस यहाँ पर 10 लाइन्स का फंक्शन होता तो वो और भी ज़्यादा फायदेमंद होता। तो अभी हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। मैं इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ और इस वेरिएबल में इनपुट सेव कर देता हूँ आईओ रीड का, और मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं क्या रीड कर रहे हैं। आईओ डॉट राइट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आईओ डॉट राइट लिखने से हमें पता है कि एक्स्ट्रा लाइन की स्पेस नहीं आती, होता वो भी प्रिंट की तरह है, बस एक्स्ट्रा लाइन स्पेस से बच जाते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं, और कुछ भी नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। कॉल करते हैं, रन करते हैं, और अब एंटर योर नेम, नेम देते हैं इसको, और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट आया क्योंकि हमने इस नेम को इस्तेमाल नहीं किया। नेम को इस्तेमाल कर लेते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। अब जब मैं इसको नेम दूंगा, तो यहाँ पर हेलो हमाद प्रिंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी पैरामीटर को फंक्शन के बाहर से देते हैं। जैसे ही मैं इसको फंक्शन के बाहर से दूंगा, तो क्या होगा, वही सेम आउटपुट आया। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि अब ये जो एक्सेस कर रहा है ना,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर हर दफ़ा नया नाम लेना है, आज फॉर नया नाम लेना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो एक ही बार जो उसने फर्स्ट टाइम जो नाम पूछा हुआ है सिर्फ वो एक्सेस होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ये सॉफ्टवेयर चला और उसके बाद मैंने यहाँ पर दोबारा ग्रीट किया, लेकिन इस बार किसी और नाम से अगर मुझे ग्रीट करना है, तो अब क्या होगा, मैं नहीं कर सकता क्योंकि वेरिएबल जो है फंक्शन के बाहर से आ रहा है। अगर वेरिएबल फंक्शन के अंदर होता तो शायद मैं इसका नाम चेंज कर लेता। इसका एक सोल्यूशन ये है कि मैं इस फंक्शन को जब भी रन करूं तब उसको बता दूं कि किस नाम से रन करना है। और वो तरीका क्या है, वो वही तरीका है जो हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिससे हमने आई.राइट को एक इनपुट दिया है, जिससे हमने प्रिंट को एक इनपुट दिया है। इस तरह हम इस फंक्शन को भी इनपुट पास करा देंगे यहाँ से, ताकि वो ये वाला नाम इस्तेमाल करे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको इनपुट दे दूं और रन करूं, और इसको रन करते हैं, पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और रन करते हैं। अब क्या हुआ, दोनों टाइम हमारी प्रिंट हुआ, हालांकि मैंने इसको इनपुट अपना नाम दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन, ये जो फर्स्ट लाइन है इसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि फंक्शन का नाम क्या है, कॉल कैसे करेंगे, इसके नाम से कॉल करेंगे। तो इस ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंक्शन का नाम है और ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन को हम अगर 50 इनपुट भी देंगे तो ये उनमें से एक भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट कैसे करते हैं कि हम यहाँ पर इस इनपुट को कोई भी नाम दे दें जिसका वेरिएबल होता है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ यूजर नेम। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ, और अब मैं इसको यहाँ पर नेम दिया, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, ये वाला यूजर नेम इस्तेमाल नहीं किया, यही वाला वेरिएबल इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस नाम का मेरा पैरामीटर है, इसको हम पैरामीटर भी कहते हैं, और इनपुट तो हम पहली क्लास से बोलते आ रहे हैं। तो जिस नाम का मेरा पैरामीटर है उसी नाम के यहाँ पर मुझे, उसी नाम से मुझे इसको इस्तेमाल करना है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इन दोनों का नाम सेम भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको यूजर नेम ही रहने देते हैं। इसको रन करते हैं। अभी मुझसे नाम तो पूछेगा, लेकिन अब एरर देगा क्योंकि सेकंड फर्स्ट वाले में तो मैंने नाम दे दिया, सेकंड वाले में मैंने नाम नहीं दिया। सेकंड वाले में मैं नाम दे देता हूँ, सेव करते हैं, स्क्रीन क्लियर करते हैं और रन करते हैं। अब मैं इसको जो मर्जी इनपुट दूंगा, ये कौन सा इनपुट इस्तेमाल करेगा, जो मैंने इसको यहाँ पर दिया, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन में ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें बता दिया कि ये जो फंक्शन है ये एक कम से कम एक इनपुट लेगा। और वो इनपुट कहाँ इस्तेमाल होगा, प्रिंट की स्टेटमेंट में, हेलो हेलो यूजर नेम। मैं इसको कोई चेंज नाम देता हूँ, लेकिन इसने हेलो नैन और हेलो हमजा ही प्रिंट किया, क्योंकि वो मैंने इसका इनपुट के तौर पे दिए थे। अगर यहाँ पर इसका नाम नेम होता, फिर भी ये यही वाले इनपुट इस्तेमाल करता, क्योंकि नेम जो है वो यहाँ पर डिफाइन है। सेव करते हैं, रन करते हैं। मैं तो कुछ भी नाम देता हूँ, लेकिन इसने इस्तेमाल कौन से किए, वही नाम जो मैंने इसको यहाँ इनपुट में दिए थे। और अगर मैं यहाँ इसको यूजर नेम कर देता हूँ और यहाँ कोई भी इनपुट नहीं देता, सेव करते हैं, स्क्रीन क्लियर करते हैं। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो जैसे ही मैं इसको इनपुट दूंगा, उसके बाद इसने क्या किया, ये वाला नेम वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर मैं ये वाले वेरिएबल इस्तेमाल करता, तो यहाँ मेरे पास या तो निल आएगा या एरर आएगा। इसको रन करता है, नाम देते हैं, और यहाँ पर एरर आ गया, कॉनकैट निल वैल्यू। यहाँ पर मैं निल वैल्यू को इस्तेमाल कर रहा था। निल वैल्यू क्यों? क्योंकि मैंने कोई वैल्यू नहीं दी तो वो निल आ गई। निल का मतलब होता है नल, यानी कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। लुआ में एम्प्टी को हम निल कहते हैं। तो ये अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ग्रीट में अगर हम चाहें, अगर हम जब भी कोई प्रोग्राम यूजर चलाएगा इस जिसको हमने ग्रीट करना है, तो वो हमारे प्रोग्राम के कोड में आके तो यहाँ पर इनपुट दे के फिर प्रोग्राम रन नहीं करेगा ना, यूजर को तो कभी भी कोड नहीं दिखाते प्रोग्राम का। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हम नाम यहाँ से इनपुट में रीड कर रहे हैं उसी नाम को यहाँ पर भेज देते हैं, या एक नई फाइल बनाते हैं।
यहाँ देते हैं हुनैन और इसको चेंज करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। अब मैं इसको नाम देता हूँ हमाद। अब क्या हुआ, फर्स्ट वाला हेलो हुनैन चल गया, हालांकि लेकिन सेकंड वाला नहीं चला। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर, हमने अभी देखा था कि हमने अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं भी दी थी तो भी ये वाली वैल्यू इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन वो तब हो रहा था जब ये जो पैरामीटर का नाम है वो डिफरेंट है इस वेरिएबल के नाम से जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी कभी मैं फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा, सबसे पहले फंक्शन ही चेक करेगा कि उस नाम का वेरिएबल मेरे फंक्शन के अंदर मौजूद है या नहीं है। अब इस नाम का वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर मौजूद था, लेकिन उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, यहाँ से कोई वैल्यू ही पास नहीं कराई मैंने, कोई वैल्यू ही मैंने इसको इस फंक्शन को रन करते हुए कोई इनपुट ही नहीं दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पर नेल वैल्यू सेव हुई, यहाँ पर जो भी वैल्यू थी उसने उसको रीड ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको फंक्शन के अंदर ही उस नाम का वेरिएबल मिल गया। इसको हम कहते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग, और ये जावास्क्रिप्ट में भी इस्तेमाल होता है ये कॉन्सेप्ट। इस ये क्या करेगा, ये पहले अपने अंदर चेक करेगा फंक्शन कि मेरे मेरे फंक्शन के अंदर तो इस नाम का वेरिएबल नहीं है, और अगर है तो उसी की वैल्यू इस्तेमाल करेगा, चाहे उसकी वैल्यू से कोई एरर ही प्रोग्राम में क्यों ना आ जाए। लेकिन अगर उस नाम का वेरिएबल उसको नहीं मिलता फंक्शन के अंदर, तो वो फंक्शन से बाहर जाके उस नाम का वेरिएबल ढूंढेगा। यानी अगर मैं यूजर नेम देता, सेव करके रन करता हूँ, पहले इसको स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। स्क्रीन क्लियर करने के बाद इसको रन करते हैं। हमाद इनपुट दिया। अब दोनों बारियों में हमाद प्रिंट हुआ, क्योंकि इसने किया यहाँ पर नेम नाम का फंक्शन वेरिएबल ढूंढा अपने फंक्शन के अंदर, इसको नहीं मिला। फिर इसने फंक्शन के डेफिनेशन में ढूंढा, वहां इसको मिला, लेकिन यूजर नेम नाम का, नेम नाम का नहीं है। और हमने देखा था स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखना होता है वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए। तो यूजर नेम और नेम दो अलग वेरिएबल हो गए। फिर इसने किया, ना इसको फंक्शन के अंदर वेरिएबल मिला, ना उसको फंक्शन डेफिनेशन में मिला। तो इसने किया फंक्शन से बाहर ढूंढा और इसको नेम नाम का वेरिएबल मिल गया, इसने इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू को इस्तेमाल ही नहीं किया, इस नील वैल्यू को। यहाँ पर तो वैल्यू थी स्ट्रिंग की, लेकिन यहाँ पर नील थी, तो मैंने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, और एरर भी नहीं आया। अब हम एक नई फाइल बनाते हैं, इसका नाम देते हैं फंक्शन वन डब्ल्यू। इस फाइल में हम एक फंक्शन बनाते हैं कैलकुलेट का। और ये करेगा, प्रिंट कर देगा ए प्लस बी। ए क्या होगा, ए और बी क्या होंगे, जो दो वैल्यूज आएंगे इनपुट से। यानी जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा तो मुझे दो वैल्यूज देना ज़रूरी है। मैं इसको कॉल कराता हूँ, कैलकुलेट वन और थ्री, रन करते हैं। फंक्शन वन डॉट लूँगा, फंक्शन वन सिंटेक्स वैल्यू नियर कैलकुलेट। अच्छा, यहाँ पर एक एरर है, क्योंकि फंक्शन है ये, हमने भी देखा यहाँ पर फंक्शन है, दरअसल पाइथन में डेफ होता है, तो वो मैंने लिख दिया। रन करते हैं, तो यहाँ पर फोर आंसर आ गया, कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है। अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं, अगर यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल बनाया हुआ है, एक है ए टू और एक है बी फाइव, और मैं बजाय इस तरह वैल्यूज देने के, मैं अगर इसको वेरिएबल ही दे दूँ तो ये क्या करेगा। सेव करते हैं, यहाँ पर रन करते हैं, और अब क्या हुआ, यहाँ पर 7 प्रिंट हो गया, है ना। इसने क्या किया, ए की वैल्यू उठाई 2 और बी की वैल्यू उठाई 5, और इन दोनों को पास करा दिया इस फंक्शन में कैलकुलेट ए बी में, और ए प्लस बी का आंसर आ गया 7। यहाँ तक तो बात हमें समझ आ गई। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँ, मैं यहाँ पर बजाय ए बी प्रिंट कराने के सम प्रिंट कराऊँ, और यहाँ पर करूँ सम इक्वल ए प्लस बी, यानी मैंने एक वेरिएबल बनाया सम, और उसके अंदर मैंने ए प्लस बी का आंसर सेव करा और फिर उसको प्रिंट करा रहा हूँ। अब इससे होगा क्या, मैं इसको रन करता हूँ, 7 ही आंसर आया। लेकिन अब मैं जाता हूँ और सम, यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करता हूँ सम जीरो, और मैं इस फंक्शन के चलने के बाद सम को प्रिंट कराता हूँ।
रन करते हैं तो यहाँ पर पहले तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट चला और 7 आंसर आ गया। उसके बाद ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट चला और 7 आंसर आ गया। अब ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बात इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल था, इस फंक्शन ने सेम नाम होने की वजह से हमारे दूसरे सम वाले फंक्शन की वैल्यू को चेंज कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम फंक्शन बनाएंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे बाहर वाले जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं करना चाह रहे होंगे, लेकिन वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर दोबारा कैलकुलेटर को कॉल करता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ 3 और बी, अब क्या करेगा? पहली वैल्यू 3, A 3 के बराबर हो जाएगी और बी जो है वो इस वाले बी वेरिएबल के बराबर हो जाएगा, है ना? इसको रन करते हैं। अब क्या हुआ? सम, यहाँ पर सम प्रिंट हुआ 7। उसके बाद यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट चली, पहले ये कैलकुलेट का फंक्शन चला और इसने ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करी 7, क्योंकि पहला इनपुट क्या था? 2 और 3। उसके बाद मैंने प्रिंट किया और यहाँ पर ये वाली ये स्टेटमेंट चली और फिर ये वाला प्रिंट हुआ और अब क्या था? 3 और 5 8 हो गया। उसके बाद मैंने सम प्रिंट किया तो सम की वैल्यू 8 हो गई। तो अब क्या हो रहा है? जितनी बार ये फंक्शन चल रहा है, हमारा जो वेरिएबल बाहर है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो इसका एक तरीका यह है कि हम जो है या तो डायरेक्ट प्रिंट करें या फिर हम बहुत एहतियात से डिफरेंट नेम लिखें। यानी अब मैं अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं और आंसर कर दूं, तो मैं इसका आंसर कर देता हूँ, रन करते हैं, तो यहाँ पर 7 8 और 0 आ गया। यानी सम की वैल्यू अभी चेंज नहीं हुई। तो इस ये चीज़ अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, लेकिन आगे चल के जब हम गेम डेवलपमेंट में जाएंगे वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जब हम जैसे हमने एक डैमेज का फंक्शन बनाया है, अगर हमारा एक डैमेज का फंक्शन है, यानी एक जो प्लेयर है, जो हमारे गेम का हीरो है, उसने तलवार जो है वो विलेन को मारी और हमने डैमेज के फंक्शन में क्या किया? हेल्थ इक्वल 0 कर दी। सही, ये हमारा हेल्थ का फंक्शन था। अब अगर हमारा हेल्थ नाम का वेरिएबल है प्लेयर के लिए या फिर विलन के लिए, तो हो सकता है कि इस हेल्थ 0 होने से हमारे प्लेयर की हेल्थ भी 0 हो जाए, क्योंकि हम अलग अलग वहाँ तो हम टेबल्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हमने बाय मिस्टेक स्टार्टिंग में हमसे गलती होती है और हमने दोनों का हेल्थ नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, तो इससे क्या होगा कि एक की वैल्यू दूसरे की वैल्यू को चेंज कर सकती है। अगर एक प्लेयर की हेल्थ है और हमने तलवार से अगर विलन की हेल्थ 0 करनी है और प्लेयर की हेल्थ पे इफेक्ट हो गया इसका, तो गेम क्रैश हो जाएगा ना, कि दोनों मर गए। तो ये इसलिए वेरिएबल्स के नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फंक्शंस के अंदर और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि सम की हेल्थ की वैल्यू चेंज क्यों हो रही है। और फिर एक छोटी सी गलती होती है कि हमने फंक्शन के अंदर उसका नाम सेम लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारे फंक्शन की पहली कहानी होगी। दूसरा हमारे फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है रिटर्न का, रिटर्न वैल्यूज का। फंक्शन स्टूडेंट हुआ, यहाँ पर जाता है और यहाँ पर एक फंक्शन बनाता है सम, यहाँ पर एंड हो रहा है। ये फंक्शन भी सिंपल है, लेकिन ये फंक्शन क्या करेगा? इसको रन करता है और इसको 2 नंबर देता है, बल्कि 3 नंबर देता है, और ये 3 इनपुट भी लेना चाहिए, सम। और अब क्या करते हैं? बजाय प्रिंट के यहाँ पर रिटर्न करते हैं, और ये क्या रिटर्न कर रहा है? A प्लस बी प्लस सी। अब ये स्पेस देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर देंगे तो कोड रीड करने में आसानी होगी। यानी अगर मैं स्पेस के बगैर भी रन करूँ तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैंने अगर दूसरी फाइल रन करी है, अगर मैं फंक्शन, अच्छा फंक्शंस है, फंक्शन रन हुआ, फिर से मैंने पाइथन की तरह डेफ लिख दिया, फंक्शन है, रन करते हैं। अब क्या हुआ? कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब कोड तो हमारा सही है। प्रिंट क्यों नहीं हुआ वो भी हम देखते हैं, लेकिन कोई एरर नहीं आया। और अगर मैं स्पेस देके कर दूं
तो भी कोई मसला नहीं है। आपको कोड पढ़ने में जैसा अच्छा लगे, इसको हम कोड रीडेबिलिटी कहते हैं। तो जैसे आपको कोड लगे कि हाँ ये पढ़ने में अच्छा है, वैसे आप अपने फंक्शन को लिख सकते हैं। अब रिटर्न में क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं फंक्शन में टू नंबर। जब हम टू नंबर फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रिंग जो है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। वो फंक्शन चलता है और चलने के बाद कोई आंसर वापस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। अब मैं इसको ऐसे भी रिटर्न कर सकता हूँ, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाओ आंसर, और इसको a+b+c करूँ और आंसर रिटर्न करूँ। अब इसका फायदा क्या है कि कल को अगर मुझे आंसर में कुछ और कैलकुलेशन भी करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं कर देता हूँ इफ आंसर ग्रेटर देन 10 देन रिटर्न 10 एल्स रिटर्न आंसर, और यहाँ एंड कर देता है। अब जब मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ तो मुझे ये रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस फंक्शन में क्या होगा, ये फंक्शन है करेगा, इसको मैं 3 इनपुट दूंगा ए बी सी। अगर ये देखेगा आंसर जो है इन 3 नंबर्स को प्लस करने का वो 10 से बड़ा है, तो आंसर रिटर्न नहीं करेगा बल्कि सिंपल 10 ही रिटर्न कर देगा, वरना ये आंसर रिटर्न करेगा। इस फंक्शन को रन करते हैं, और रन करने के बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन मैं अगर इसको प्रिंट की स्टेटमेंट में दूं, सेव करूं, यहाँ पर रन करूं, अब यहाँ पर 10 प्रिंट हुआ जो कि इसका आंसर था। अगर आंसर 10 से बड़ा होता तो क्या होता, यहाँ पर मैं 7 देता अगर, तो 1 + 4 + 7 12 होगा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो 10 ही रिटर्न होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है। और अगर इसके लिए करते हैं, यहाँ पर मैं इसको 2 और 3 दूं, तो अब आंसर 6 होगा। तो 10 ही रिटर्न हुआ क्योंकि सेव नहीं किया था। रन करते हैं, 6 आ गया आंसर। तो अब ये फंक्शन ये कर रहा है, जो फंक्शन वैल्यूज रिटर्न करते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, उनकी वैल्यू किसी वेरिएबल में सेव करा सकता हूँ। यहाँ पर वेरिएबल बना सकता हूँ डी नाम का, और उनसे आने वाली वैल्यू को मैं किसी वेरिएबल में इस्तेमाल कर सकता हूँ, और फिर आगे उस वेरिएबल में कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। जैसे मल्टीप्लाई बाय 10, और फिर प्रिंट हो रहा है डी। सेव करते हैं, रन करते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, अच्छा हाँ सही, ओके। हम ऐसी हवा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना किसी वेरिएबल में ना किसी प्रिंट स्टेटमेंट में, तो एरर था। और मैंने कैलकुलेशन करके 60 प्रिंट करा दिया। तो अब मैं तो ये जो फंक्शन रिटर्न्स कर रहे होते हैं, उनमें क्या कर सकता हूँ मैं, जो भी फंक्शन कोई अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मैं उसको सेव करा सकता हूँ अपने वेरिएबल में। यानी ये वाला जो वेरिएबल है, अभी कैलकुलेट जो है ये आंसर तो प्रिंट कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको सम इक्वल कैलकुलेट करूँ और रन करूँ, यहाँ पर फंक्शन 1, तो यहाँ पर 7 प्रिंट हुआ पहली प्रिंट स्टेटमेंट का। फिर यहाँ पर 8 प्रिंट हुआ दूसरी वाली 3 और 3 + b, यानी 3 + 5 का ए हमने इस्तेमाल नहीं किया इसमें। और जब मैंने यहाँ पर प्रिंट सम किया, तो क्या हुआ, यहाँ पर नील प्रिंट हुआ। क्यों नील प्रिंट हुआ, जबकि मैंने इस सम को इक्वल इसके किया। यहाँ पर हमने देखा, जब मैंने डी को इक्वल इस वाले फंक्शन के किया, तो यहाँ पर डी मल्टीप्लाई बाय 10 भी मैं कर पा रहा हूँ, कोई एरर नहीं आ रहा। 60 प्रिंट हो रहा है फंक्शन 2 में, 60 प्रिंट हो रहा है, मैं इस वैल्यू को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो नेल आ रहा है। नेल का मतलब हमने देखा कि एम्प्टी है, ये वेरिएबल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये फंक्शन को कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अगर ये फंक्शन रिटर्न कर रहा होता, अगर मैं सेव करूँ और रन करूँ, तो अब सिर्फ 8 आ गया, क्योंकि पहली बार ये फंक्शन चला तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं। वो वैल्यू भी कहीं सेव नहीं हुई, चली गई। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरी बार जब इस फंक्शन को चलाया तो इसका जो आंसर था वो रिटर्न किया और एक वेरिएबल में सेव कर लिया। और अब जब प्रिंट किया तो सम प्रिंट हुआ, जो कि 8 था, 3, और बी की वैल्यू जो भी थी 5। यहाँ पर ही बात आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।
यहाँ पर ये फंक्शन एक, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि प्रिंट भी कर दूँ रिटर्न भी कर दूँ। जैसे यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, इसको वापस प्रिंट कर लेता है, यहाँ पर मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ और रिटर्न भी कर लेता हूँ। सेव करते हैं, मैंने क्या रन करते हैं, सॉरी फंक्शन टू को। अब क्या हुआ, 6 प्रिंट हुआ, क्योंकि 1 + 2 + 3 का जो आंसर था वो 6 था, तो ये वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगी, ये चलेगी नहीं, ये वाली चलेगी। प्रिंट आंसर, आंसर क्या होगा 6, और फिर ये वाली स्टेटमेंट भी चल गई, और फिर इसने रिटर्न भी किया आंसर जो कि वेरिएबल में सेव हुआ, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके, तो हमें हमें रिटर्न करने का फायदा क्या होता है कि अगर हमें आगे भी उस वेरिएबल के साथ कुछ कैलकुलेशन करनी है तो हम कर पाते हैं। अगर ये रिटर्न नहीं कर रहा होता तो यहाँ पर एरर आया था, वो क्या बोलता है कि आप नील के साथ मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑन अ नील वैल्यू। ये जो डी था ये नील वैल्यू, नील क्यों है, क्योंकि कुछ रिटर्न ही नहीं किया इस फंक्शन में चलने के बाद, ये बस चला और खत्म हो गया आंसर प्रिंट करके, इसने कुछ रिटर्न नहीं किया। लेकिन और तो यहाँ पर नील आ गया, लेकिन अगर आंसर 10 से बड़ा होता तो ये रिटर्न करता। मैं यहाँ इसको 7 और 8 कर देता हूँ। अब क्या होगा, 1 + 7 8, 8 + 8 16। अब इसको सेव करेंगे और रन करेंगे, तो अब यहाँ पर 10 और 100 प्रिंट हुआ। 10 क्यों प्रिंट हुआ, 15 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने चेक लगाया हुआ है कि आंसर अगर 10 से बड़ा है तो 10 ही रिटर्न करो, आंसर सही आंसर रिटर्न नहीं करो, और 10 को प्रिंट भी कर दो। तो 10 प्रिंट भी हुआ, उसके बाद 10 रिटर्न हुआ, रिटर्न होने के बाद इस डी के वेरिएबल में सेव हुआ, और उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर लिया। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हम अभी दूसरों के बने बनाए फंक्शन भी जब हम गेम बनाएंगे तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे, जैसे हमें दो, एक बॉल है दीवार से टकरा रही है, अब उसको चेक करने के लिए हम अपना 50 लाइन का कोड लिखें, बेहतर यह है कि हम किसी और गेम डेवलपर ने फंक्शन बना के इंटरनेट पर डाला होगा, और कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी हम देखेंगे, वो हम डाउनलोड करके अपने फंक्शन में चला लें। उनको हम लाइब्रेरीज कहते हैं, बने बनाए फंक्शन वाली फाइल को। तो हम ऐसा काम करेंगे बहुत दफ़ा, जहाँ पर हम दूसरों के लिखे हुए कोड को इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि अगर इस बंदे ने कोड लिखा है या इस बंदे ने फंक्शन लिखा है तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है या बगैर रिटर्न करे सिर्फ प्रिंट करके बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर हम आंसर को प्रिंट कराएंगे या रिटर्न कराएंगे तो बात एक ही होगी। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा, नहीं बात एक नहीं है ना, अभी हमने इतनी लंबी बहस करी, हमने देखा कि अगर मैं आंसर प्रिंट करा रहा हूँ तो फंक्शन प्रिंट होके ख़त्म, प्रिंट हो जाता है आंसर। उसके बाद क्या होता है कि जब हमने अगर यहाँ पर आंसर 3 फिर 10 से छोटा था, ये क्या होगा 7 होगा ना, तो इसमें क्या होगा कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कुछ रिटर्न नहीं होगा, एल्स वाली स्टेटमेंट जब ये फॉल्स हो जाएगी तो ये कुछ चलेगा ही नहीं, है ना। उसके बाद ये एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी और इसमें सिर्फ आंसर प्रिंट होगा और ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं अगर रन करूँ तो यहाँ पर 7 प्रिंट हुआ, उसके बाद एरर आ गया कि भाई यहाँ पर आप डी जो कि नील है उसको मल्टीप्लाई करा रहे हो 10 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन से जो भी आंसर आ रहा है वो ना सिर्फ प्रिंट हो बल्कि किसी वेरिएबल में सेव हो जाए, ताकि बाद में अगर मुझे उसकी वैल्यू इस्तेमाल करनी हो तो मैं कर सकूँ, है ना। जैसे IO.read है, IO.read स्क्रीन पे कुछ प्रिंट नहीं कराता, कुछ प्रिंट कराता है, अगर मैं लिखूँ कुछ भी लिखा एंटर किया, कुछ भी इसने स्क्रीन पे प्रिंट नहीं कराया, ये तो मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे नजर आ रहा है इनपुट देते हुए। लेकिन IO.read को अगर मैं किसी वेरिएबल में सेव करा लूँ तो कल को मैं इसकी वैल्यू प्रिंट भी करा सकता हूँ। मुझे हर बार उसका नाम प्रिंट करने के लिए उससे पूछना नहीं पड़ेगा, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। वो कभी आप फेसबुक लॉगिन करते हैं तो फेसबुक आपसे 50 बार हर पोस्ट लाइक करने से पहले यूजर नेम थोड़ी मांगती है, वो सेव कर लेती है वेरिएबल में कि भाई इसने लॉगिन किया हुआ है, इसका लॉगिन जो है वो ट्रू है, बूलियन बना के सेव कर लेती है ना। तो यही लॉजिक है कि अगर मैं फंक्शन से कुछ रिटर्न करता हूँ तो मैं उस आंसर को सेव करा सकता हूँ, और सेव कराकर आइंदा किसी कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये फायदा है, और ये फर्क है रिटर्न में और प्रिंट में, समझे। सही। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास काफी ड्राई थी, काफी हमने ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े जो कि बहुत ही बोरिंग थे, लेकिन ये बहुत जरूरी है गेम डेवलपमेंट में।
मैं एक और बात बता के ख़त्म करता हूँ कि जहाँ पर भी किस कंप्यूटर को रिटर्न दिखता है ना, कंप्यूटर क्या करता है, मिसाल के तौर पे अगर प्रिंट रिटर्न के बाद में सेव करते हैं, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि कंप्यूटर क्या करेगा जब भी वैल्यू रिटर्न करता है ना, ये फंक्शन चलेगा। और अगर मैं इसको कंडीशन ट्रू कर दूँ, यहाँ दे दूँ 9 और 8, अभी इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और ये रिटर्न 10 चलेगा। अब क्या होगा जब कंप्यूटर वैल्यू रिटर्न करता है ना, यहाँ पर जब कंप्यूटर वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू यहाँ वेरिएबल में सेव होगी, तो कंप्यूटर प्रिंट नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रिटर्न करने के लिए वैल्यू को फंक्शन को बंद होना पड़ेगा, और एक बार अगर फंक्शन बंद हो गया तो कंप्यूटर को याद नहीं रहता कि मैंने उस फंक्शन में कुछ और काम भी रह गया था मेरे करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर फंक्शन डॉट लुआ करूँ तो यहाँ पर, एक मिनट मैं प्लस कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर रन करूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, एंड एक्सपेक्टेड। यहाँ पर कंप्यूटर कह रहा है, कंप्यूटर ने इफ ट्रू हो गया, उसके बाद जब रिटर्न किया तो कंप्यूटर ने फंक्शन बंद कर दिया, लेकिन कंप्यूटर को याद आया कि ये इफ स्टेटमेंट का तो एंड ही नहीं था। तो फंक्शन, तो कंप्यूटर सब भूल गया कि उसके बाद 4-5 लाइन का कोड था। मैं इसको और आसान करता हूँ। अगर एक फंक्शन है, बल्कि इसको हम कल के लिए छोड़ते हैं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है क्लास खत्म होने में। तो हम इसको यहीं पर रखते हैं, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम क्लास खत्म करते हैं। अगले हफ्ते से गेम डे। हाँ, अगले हफ्ते से गेम डेवलपमेंट है, इस हफ्ते हम प्रोग्रामिंग पर रहेंगे। कितने टॉपिक रहेगा अभी इस हफ्ते में कवर होने के लिए? टेबल रह गया बस। ज्यादा मुश्किल है? वो बहुत मुश्किल है। ओए होए। चल खैर, सुनैन भाई पढ़ा दे तो हो जाएगा। इंशाल्लाह।